गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी, उसको समझा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें काम आने वाले टूल्स कौन कौन से हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो अपन ने अच्छे से जाना था। साथ ही कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की एप्लीकेशंस भी अपन ने देखी थी। आज अपन आपकी इस यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी में लास्ट पॉइंट ले रहे हैं वैक्सीन्स। वैसे तो मैं नहीं करवा रहा था, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीन्स का जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो आज का अपना पॉइंट रहेगा वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जिन्हें बोलते हैं अपन टीका या टीके, जो भी बोलना चाहो। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में या अपने यहाँ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनता है, एक तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की, कौन कौन सी वैक्सीन्स अब तक बनाई जा चुकी है, सबसे पहले किसको ये वैक्सीन लगाई गई, ये वैक्सीन नाम कैसे पड़ा, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की ये होती है, एक अच्छी वैक्सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो अपन इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीन की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जेनर कौन सी ईयर में किया था? 1796 में। तो खोज का श्रेय तो जाता है जेनर को। सन 1796 में इन्होंने वैक्सीन या टीके की खोज की थी। कैसे की इन्होंने टीके की खोज, उसको भी जान लो। इन्होंने पाया कि डेयरी में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, डेयरी में काम करने वाले जो वर्कर्स यानी जो मजदूर डेयरी पे काम करते हैं, उनमें या वो वर्कर्स काउपॉक्स या हॉर्स पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, यानी कि संक्रमित थे। जो डेयरी में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वह काउपॉक्स या हॉर्स पॉक्स नामक डिजीज से संक्रमित थे। लेकिन महामारी के दौरान इनमें चेचक चेचक रोग, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, नहीं पाया गया। यानी ये जो वर्कर्स जो काउपॉक्स और हॉर्स पॉक्स से ग्रसित थे, संक्रमित थे, महामारी के दौरान इनमें चेचक रोग या स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, ये इस चेचक रोग से ग्रसित ही नहीं हुए। तो इसी टाइम साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और सेविंग रिएक्शंस के रूप में वैक्सीनेशन जिसे अपन बोलते हैं टीकाकरण के मेथड का विकास किया या डेवलपमेंट किया। यानी साइंटिस्ट ने यह देखा कि जो लोग काउपॉक्स और हॉर्स पॉक्स से संक्रमित थे, उनमें चेचक की महामारी जब आई थी या जो स्मॉल पॉक्स डिजीज आई थी, तो उससे ये वर्कर ग्रसित ही नहीं, उनको चेचक बीमारी हुई ही नहीं।
तो उस टाइम साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना है सेविंग रिएक्शंस या बचाव की जो क्रिया है उनके रूप में वैक्सीनेशन किया जाए। तो वैक्सीनेशन का मेथड उन्होंने खोज निकाला। उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम एक 8 साल के बच्चे को, सबसे पहले 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जिसका नाम था जेम्स फिप्स, जेम्स फिप्स, इसको सर्वप्रथम वैक्सीन या टीका लगाया गया। जेम्स फिप्स को, जो 8 साल का बच्चा था, और जो वैक्सीन प्राप्त की गई थी वो काउपॉक्स से विकसित थी। काउपॉक्स से विकसित थी, यानी काउपॉक्स से ग्रसित जो इंसान था उससे वो वैक्सीन ली गई थी। अर्थात यहाँ पे काऊ नाम आया है तो ये जो रोग है काऊ में भी होता है, जैसे हॉर्स पॉक्स है तो हॉर्स में भी होता है। तो ये जो वैक्सीन बनाई गई थी यह काऊ से ली गई थी, गाय से ली गई थी। इसीलिए अब यहाँ पे काऊ नाम आ रहा है तो काऊ का लैटिन भाषा में जो मतलब होता है काऊ का वो होता है वेक्का। काऊ को लैटिन भाषा में वेक्का बोलते हैं, वेक्का। तो इसी रूप में इस वैक्सीन का भी नामकरण हुआ है। वैक्सीन नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम जो वैक्सीन बनाई गई थी वो काऊ से ही बनाई गई थी और काऊ को लैटिन भाषा में वेक्का बोलते हैं, तो वेक्का से बन गया वैक्सीन। क्लियर है? तो ये मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी है कि कैसे वैक्सीन बनाई, कैसे इसका पता चला, कैसे इसका नामकरण हुआ। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे कि एक आदर्श वैक्सीन, एक बेस्ट टाइप की वैक्सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी तो अपन उसको आदर्श टीका या आदर्श वैक्सीन बोलेंगे। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स या लक्षण होने चाहिए? ध्यान रहे कि इसका बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया। कई बार पूछा गया है वैक्सीन्स के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ध्यान देना। एक आदर्श वैक्सीन में निम्न कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए? फर्स्ट, पहला कैरेक्टर समझ लो, प्रत्येक वैक्सीन होस्ट की बॉडी में, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, किसी को भी अगर वैक्सीन लगाई गई है तो वो वैक्सीन लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक एंटीबॉडीज डेवलप करने की एबिलिटी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में भी वैक्सीन लगी है और वो 4-5 दिन या 5-6 दिन के लिए उसने एंटीबॉडी बनाई रोग के खिलाफ, उस डिजीज के खिलाफ, और फिर बनाना बंद ही कर दिया। तो वैक्सीन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत कम टाइम तक सक्रिय रहे। वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए कि वह लॉन्ग टाइम तक होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती रहे, अर्थात संबंधित रोग को मारती रहे, उसका इन्फेक्शन नहीं होने दे। तो एक तो ये कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा ये कि वैक्सीन्स यूज करने के लिए कंप्लीटली सेफ होनी चाहिए। जैसे कि मान लो भी कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं अलग अलग कंट्रीज, तो वो जो वैक्सीन बन रही है मान लो कि मेरी बॉडी में उसको ट्रांसफर किया और मेरी बॉडी के प्रति वो हार्मफुल हो, टॉक्सिन हो,
मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे, मान लो मेरी डेथ हो जाए, तो वैक्सीन कंप्लीटली यूज करने के लिए सेफ होनी चाहिए, यानी कि कोई उसके साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो ये दूसरा इसका एक अच्छा करेक्टर हो गया। तीसरा, वैक्सीन एक ही बार लगाने में पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आज लगा दी, एक कल लगा दी, एक परसों लगा दी, एक महीने बाद लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन एक ही बार लगे और वह लॉन्ग टाइम तक सक्रिय रहे, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़े, तो एक ये करेक्टर भी इसमें होना चाहिए। एक और करेक्टर की बात कर ले अपन कि जो वैक्सीन बनाने का तरीका जो है वो इजी होना चाहिए, और वैक्सीन बनाने की या इसके प्रोडक्शन में जो लागत आई है, जो रुपए पैसे खर्च हुए हैं, वो भी कम होने चाहिए। तो ये मैंने आपको 4 इसके आदर्श या महत्वपूर्ण करेक्टर बताए हैं एक आदर्श वैक्सीन के। अगर ये सभी करेक्टर्स किसी वैक्सीन में है तो बहुत ही अच्छी वैक्सीन या आदर्श वैक्सीन मानी जाएगी। जैसे अभी प्रेजेंट में रेबीज की है, पोलियो की है, तो ये सभी आदर्श वैक्सीन्स हैं। तो ऐसी ही वैक्सीन अपन उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की भी बने, जो यूज़ करने में कम्प्लीटली सेफ हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, एक ही बार लगाया जाए, ऐसा नहीं कि बार बार लगाना पड़े। और जो कंट्री इसको बना रही है, जो साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं, जो लैब इसको बना रही है, उनको बनाने का इसका इजी तरीका मिल जाए और प्रोडक्शन की लागत भी कम आए। प्रोडक्शन लागत कम आएगी तो अपन को ये वैक्सीन सस्ते रुपए में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अपन को 5 लाख खर्च करने पड़े या 10,000 खर्च करने पड़े या 5,000 खर्च करने पड़े या 2,000 खर्च करने पड़े। ये अपन को कम से कम दाम में मिले, जैसे 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही वैक्सीन अगर अपन को कोरोना की वैक्सीन 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये में मिले तो जो गरीब इंसान है बेचारा, वो कैसे लगवाएगा इसको। तो जहाँ तक सही है तो ये चारों के चारों करेक्टर्स इसमें एक आदर्श वैक्सीन में होने चाहिए। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, प्रकार देखेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरियल वैक्सीन्स, दूसरी आ जाएगी टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड वैक्सीन्स, थर्ड है रिकेट्सियल वैक्सीन्स, और फोर्थ है वायरल वैक्सीन्स। बैक्टीरियल, टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड, रिकेट्सियल और वायरल वैक्सीन्स, ये 4 टाइप की वैक्सीन्स बनती है या बनाई जाती है। सबसे पहले बैक्टीरियल वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स जो बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाए। बैक्टीरिया भी कैसा, जीवित या मृत, ये तो पता होना चाहिए। ऐसी वैक्सीन्स जो बैक्टीरिया के नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास का याद हो तो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ पढ़ा था, उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन किसको बोल रहे थे अपन? अन उग्र प्रभेद, यानी ऐसा स्ट्रेन या प्रभेद जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता हो। तो बैक्टीरिया का या तो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन या अनुग्र प्रभेद यूज में ले, या डेड बैक्टीरियल या डेड बैक्टीरिया यूज में लिया जाता है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स बनाने के लिए बैक्टीरिया की नॉन विरुलेंट स्ट्रेन या अनुग्र प्रभेद किसे बोलेंगे, जो रोग पैदा नहीं करने में सक्षम नहीं हो, और दूसरा डेड बैक्टीरिया या मरा हुआ बैक्टीरिया, इनसे अपन बैक्टीरियल वैक्सीन्स बना सकते हैं। वो कौन कौन से प्रकार की बैक्टीरियल वैक्सीन्स अब तक बनाई जा चुकी है,
किस किस रोग के खिलाफ बनाई जा चुकी है, उसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल एक तो है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, एक है प्लेग, एक है टाइफॉइड, एक है स्ट्रेप्टोकोकस। तो न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफॉइड और स्ट्रेप्टोकोकस, इन सभी डिजीज के प्रति जो वैक्सीन्स बनती है वो बैक्टीरिया के नॉन विरुलेंट स्ट्रेन या डेड बैक्टीरियल सेल से बनाई जाती है। क्या कहलाती है? बैक्टीरियल वैक्सीन्स कहलाती है। क्लियर है? फिर है टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड वैक्सीन्स। ये क्या होती है? ध्यान से सुनना। अपन ये जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है वह अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा टॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? टॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज करती है, या एक प्रकार का जहर या आविष या पदार्थ रिलीज करती है, जो होस्ट के लिए, ये जो टॉक्सिन बन रहा है ये होस्ट के लिए कैसा होगा? हार्मफुल होगा, हानिकारक होता है। ये अपन को पता है। सभी बैक्टीरिया लाभदायक नहीं होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो इन बैक्टीरिया द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं जो एक होस्ट के लिए हानिकारक या हार्मफुल होते हैं। अगर इन हार्मफुल टॉक्सिन्स को, इनमें कुछ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस करके इनको नॉन हार्मफुल, किसमें बदल दिया? नॉन हार्मफुल सबस्ट्रेट में या पदार्थों में बदल दिया जाए। जो पहले टॉक्सिन हार्मफुल थे, इनमें कुछ केमिकल और फिजिकल चेंज कर दिए अपन ने लैब में, और इनको हार्मफुल से नॉन हार्मफुल या अहानिकारक तत्वों में बदल दिया। अब इन्हें क्या बोलेंगे अपन? टॉक्सोइड। क्या बोलेंगे? टॉक्सोइड। इन टॉक्सोइड को अगर अपन किसी एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो ये टॉक्सोइड एंटीबॉडीज उत्पन्न करने का काम करेंगे, अर्थात एक वैक्सीन की तरह काम करेंगे। तो ये जो टॉक्सोइड नामक जो वैक्सीन है, कौन कौन सी बीमारी के लिए, रोग के लिए बनाई गई थी? तो आपने नाम सुना होगा टीटेनस का। तो टीटेनस की जो वैक्सीन बनी है वो इस टॉक्सोइड से ही बनी है। ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने डिप्थीरिया का। तो टिटेनस और जो डिप्थीरिया रोग है उनकी जो वैक्सीन्स बनी है वो इसी तरीके से बनाई गई है, बैक्टीरियल टॉक्सिन से, जिसे बोल रहे हैं अपन नॉन हार्मफुल टॉक्सोइड, उससे बनाई गई है टिटेनस और डिप्थीरिया की। क्लियर है यहां तक? फिर आ जाती है रिकेट्सियल। तो रिकेट्सियल जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे बनाई जाने वाली वैक्सीन्स इस ग्रुप के अंतर्गत आती है, रिकेट्सियल वैक्सीन्स के अंतर्गत। फिर बात करते हैं वायरल वैक्सीन्स। वायरल में मतलब वायरस, यानी कि इन वैक्सीन्स के निर्माण के लिए किसी जीवित या मृत वायरस का उपयोग किया जाता है और यह वैक्सीन वायरस के इन्फेक्शन से होस्ट की सेल को बचाएगी। ये तो काम करते हैं। वायरल वैक्सीन्स जो बनाई गई है आज तक, वो कौन कौन से रोग के लिए बनाई गई है? एक तो है पोलियो, एक है खसरा। ये दो मैंने आपके साथ एग्जांपल लिए, और भी बहुत सारी है। पोलियो और खसरा के लिए वायरल वैक्सीन्स बनती है क्योंकि ये वायरल डिजीज है, ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो इसी वे पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है वैक्सीन्स को। तो ये अपना इस पॉइंट के साथ ही वैक्सीन का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। इसके साथ ही अपनी
जो थर्ड यूनिट है, जो पॉइंट बच रहे थे मोस्ट वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी के पॉइंट जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, वेक्टर्स, ये मोस्ट जो पॉइंट थे वो आपके बॉटनी में भी थे, तो वो बॉटनी वाले मैम आपको करवा चुके हैं कंप्लीट। तो अपने ये जो यूनिट थर्ड है ये आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन आपका जो पेपर है सेकेंड, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पीछे रह रहे हैं क्लासेस लेने में, नोट्स बनाने में, तो वो कंप्लीट कर लें, साथ साथ चले, ताकि आपको अगर कोई समझने भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपन सोल्व करते हुए चलें। क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, यानी कि 2-3 महीने में अब एग्ज़ाम भी आपके हो जाएंगे। तो आप अलर्ट हो जाओ, कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ और रेगुलर प्रैक्टिकल्स करो। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अधिक टाइम तक सभी ने अपन ने रेस्ट कर लिया है, 8 से 9 या 10 महीने और लगभग होने को आए। तो अब जागने का टाइम है, जाग जाओ और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।